एक समय की बात है। धनीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, केशव और गोपाल। केशव बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई गोपाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। गोपाल दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद केशव ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और गोपाल को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन केशव इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही काम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई गोपाल की ज़मीन पर थी। केशव किसी भी तरह अपने छोटे भाई गोपाल की ज़मीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि गोपाल की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजाए फसल से मोहन के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। गोपाल उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन केशव गोपाल के खेत पर गया। इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वो तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई मोहन कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई केशव जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगेगा। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भैया, आखिर मैं तुम्हारे बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया बस यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। सुनते ही केशव बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वो अपनी चिकनी छुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर गोपाल भी अपने काम में लग जाता है। केशव इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि गोपाल की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी केशव के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वो गोपाल के घर चला जाता है। आपका खुदारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो
तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है केशव भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई अगर तुम चाहो तुम मेरे से पैसे मत लो, और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वे तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा, और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। गोपाल ना चाहते हुए भी बड़े भाई केशव की बात मान जाता है। केशव बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई गोपाल से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि गोपाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वो उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम लाली था। बिरजू ने बहुत ही शौक से लाली को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। बिरजू की बेई लाली बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में बलवंत सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपने जमीन गरीब किसानों को उनका पैसा नहीं देता था। वह बलवंत सिंह, पहले तू अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। इसे कहते हैं दिमाग हो तो बलवंत सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांवों पर आप ही का राज है? आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक बिरजू नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपने जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। बिरजू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और बिरजू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। बिरजू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार बलवंत सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है, आज मदन अपने फसल की कटाई कर रहा है।
इस साल तो बिरजू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। बिरजू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहला रही थी। बिरजू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे बिरजू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया। और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल लगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है। तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अरे ओ बिरजू, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या नहीं, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार बिरजू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर बिरजू मायूस हो जाता है। हाय ईश्वर, इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी?